ओके। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसे कंप्लीटली इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करके समझेंगे। ठीक है। और ये सैंपल पेपर 11th क्लास के 2023 और 24 के सेशन के आपके जो एनुअल एग्जाम होने वाले हैं, यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली जब आपके ऑफिशियल एग्जाम होंगे तो उसमें ये सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी करेंगे, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को लेके आते हैं, जिसके आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और जो पिछले 10 साल के पेपरों में ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सैंपल पेपर, बड़े ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिया जाए। ठीक है। जहां तक रही बात आपके पेपर के पैटर्न की, तो ऑलरेडी आप सभी बच्चे अपने मिड टर्म का एग्जाम दे चुके हैं। तो पॉलिटिकल के लिए जो पैटर्न आपका मिड टर्म में था सेम टू सेम वही पैटर्न आपके एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम के लिए भी है। ठीक है। पेपर आपका 3 घंटे का होगा और ये 80 नंबर का है। अच्छा, एक बार फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या पैटर्न है आपका। तो हर एक सब्जेक्ट के आपके जो सामान्य निर्देश होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम जनरल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, इससे जरूर पढ़ना, इसी से पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है। देखो, सबसे पहला तो ये है कि पेपर में टोटल आपके 5 सेक्शन होंगे एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 होंगे। ठीक है। सेक्शन ए के अंदर 1 से 12 आपके जो है ये आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है। सेक्शन बी के अंदर 13 से 18 ये आपके 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी के अंदर 19 से 23 ये आपके 4 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन डी, इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे लेकिन अलग अलग। पैसेज वाला 4 नंबर का एमसीक्यू, 4 नंबर का कार्टून वाला और 4 नंबर का आएगा आपका एक मैप। ठीक है। मिड टर्म में मैप नहीं आया था लेकिन फाइनल में आएगा। ठीक है। और सेक्शन ई जो है इसमें 27 से 30 ये आपके 6 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, यानी कि अगर अथवा भी मिला दें तो 8 बन जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप सभी बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो देखी है तो हमने पार्ट 1 में बेसिकली एमसीक्यू और 2 नंबर के जो क्वेश्चन थे इनको अच्छे से समझ लिया था। ठीक है। ये जो हमारी आज वाली वीडियो है, ये आज वाली वीडियो पार्ट 2 की है, जिसके अंदर 4 नंबर के क्वेश्चन, पैसेज, कार्टून और मैप इनको समझेंगे। ठीक है। और फिर पार्ट जो हमारा 3 रहेगा उसमें 6 नंबर के क्वेश्चन को समझ लेंगे। आप सभी को बाकी वीडियोस देखनी है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में मतलब यहाँ पे आई बटन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके आप 10 अपने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 10 सैंपल पेपर की सीरीज चलाई हुई है, तो उन सभी सैंपल पेपर को भी यहाँ से दे सकते हैं। पार्ट 1 एंड 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है अब आपका। चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लें, ये आपके पेपर का पैटर्न है। ठीक है। इंग्लिश में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सैंपल पेपर हिंदी में तो हम समझेंगे ही, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं उनके लिए भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है बच्चों। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कल जो हमने अपना देखा था क्वेश्चन पेपर में, वो हमारा सेक्शन ए था। ठीक है। जिसको ऑलरेडी हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे। बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज थे। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, आपने बताए भी थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था आपका। ठीक है। फिर सेक्शन बी आया था, ये हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न थे, इनको हमने समझ लिया। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज के इस सैंपल पेपर का, आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। और सेक्शन सी के अंदर टोटल हमसे जो है वो 4-4 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन में अथवा भी है, तो टोटल देखा जाए 4 नंबर के आपके 8 क्वेश्चन बनते हैं। ओके। इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊं, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वो सुन लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पे एक नई वीडियो सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स के आपके 8 से लेके 10 जितने भी सब्जेक्ट हैं, हम आपको इन सभी सब्जेक्ट के फाइनल यानी कि एनुअल एग्जाम के लिए कम से कम 8 से लेके 10 जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो करवाएंगे। एंड डेफिनेटली अगर आपने हर एक सब्जेक्ट के इतने सैंपल पेपर कर लिए ना,
तो 90% मार्क्स तो आपके कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर एक सैंपल पेपर को बड़े ध्यान से देखा करो, क्योंकि इसमें हम पिछले 10 साल के पेपरों से भी क्वेश्चन लाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाते हैं, जो कि डेफिनेटली आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ओके, और साथ ही अगर आप अपने पॉलिटिकल साइंस के जितने भी ये 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर है इनकी वीडियोस देखनी है आपको, तो वो जो प्लेलिस्ट है जिसमें सारी वीडियोस है 30-35, उसका लिंक आपको आई बटन में और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है दोनों जगह मिल जाएगा, कहीं से भी जाके देख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अपडेट आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपकी जो सेकंड वाली किताब है ना राजनीतिक सिद्धांत वाली, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट डोंट वरी, हम आपको अच्छे समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन 19 क्या कहता है कि अधिकार न केवल राज्य पर एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए दायित्व डालते हैं, अर्थात जो अधिकार होते हैं वो राज्य पर ये दायित्व डालते हैं कि वो एक निश्चित तरीके से कार्य करें। जैसे कि राज्य का ये दायित्व है वो सतत विकास को सुनिश्चित करे, ठीक है। अधिकार जो है वो हम यानी कि हम नागरिकों पर भी कुछ दायित्व डालते हैं, कैसे, उदाहरण से बताइए, ठीक है। तो आ जाइए ध्यान से समझते हैं। देखिए अधिकार जो है ये ना केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं, बल्कि राज्य पर यह जिम्मेदारी डालते हैं कि वो खास तरीके से काम करे, ठीक है। उदाहरण के लिए टिकाऊ विकास का मामला ही लेते हैं। जैसे जो हमारे अधिकार हैं यानी कि हमारे पास जितने भी राइट्स हैं, वो हमें क्या याद दिलाते हैं, वो हमें ये याद दिलाते हैं कि इन अधिकारों के लिए न केवल राज्य को कुछ कदम उठाने चाहिए, बल्कि हमें भी इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। अर्थात जैसे हमारे पास में टोटल 6 मौलिक अधिकार, ठीक है, तो हैं तो हमारे पास, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे पास ये अधिकार हैं भी, कौन कौन से अधिकार हैं या नहीं है, पता ही नहीं होता हमें तो, ठीक है ना। तो हमें भी अपने प्रयास करना चाहिए इनको जानने के लिए, साथ ही राज्य को भी कुछ कदम उठाने चाहिए लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। अधिकार जो हैं वो हमें बाध्य करते हैं कि जितनी भी हमारी निजी जरूरतें हैं, ठीक है, और जो हित हैं इनको ना सोचें, कुछ ऐसी चीजों की भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हित करें। अर्थात देखो अधिकार जो है ना वो हमारे लिए इतना तो है कि हम अपनी किसी निजी जरूरत के बारे में सोचें, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपनी जरूरतों के साथ साथ ऐसी चीजों की भी रक्षा करें, ऐसी चीजों के बारे में भी सोचें जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए भी हित करो, अच्छा हो, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आज के टाइम पे ओजोन परत में छेद होता जा रहा है, किसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से। जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण है, तो हमें ओजोन परत की हिफाजत करनी चाहिए। वायु जल प्रदूषण जो हो रहा है इसके लिए कदम उठाने चाहिए, और ये कदम कोई एक व्यक्ति या संस्था नहीं उठा सकती है, खुद इसको सरकार के साथ में मिलकर सभी को काम करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसके लिए नए नए वृक्ष लगा सकते हैं, जंगलों की कटाई को रोक सकते हैं, ठीक है, हरियाली बनाई जा सकती है, इससे पारिस्थितिक संतुलन अच्छा बनेगा जो कि सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। ये आम भलाई की बातें हैं जिनका पालन हमें अपनी और अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं इनकी हिफाजत करने के लिए आवश्यक है। अगर हम जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको भी सुरक्षित नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो एक ऑलरेडी डेवलप्ड पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जन्मेगी। तो आप समझ सकते हैं अगर आज हमें दिक्कत है तो आज से 20 साल बाद जब हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है ना। इसीलिए आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया चाहिए, इसके बिना वे बेहतर जीवन नहीं जी सकती हैं। और ये कार्य कैसे होगा, जो हमें अधिकार मिले हैं, ठीक है, वो हम पर ये दायित्व डालते हैं कि हम इन कार्यों को करें, सरकार और व्यक्ति एक साथ मिलकर, ठीक है बच्चों। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो अथवा वाला क्वेश्चन है ये तो बहुत ही आसान है, स्वतंत्रता के अधिकार का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आ जाइए देखते हैं क्या है ये। अच्छा देखो, स्वतंत्रता का आपका ये जो अधिकार है ना, इससे डेफिनेटली आपके पेपर में कुछ ना कुछ एमसीक्यू तो जरूर आएगा, जिसमें कम से कम आपके 8 से लेके 10 एमसीक्यू निकलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो हमारे भारतीय संविधान में वर्णित जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये कितने अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19 से 22। तो आ गया पहला एमसीक्यू, ठीक है, कितने अनुच्छेद में, 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अनुच्छेद 19 में बेसिकली नागरिकों के लिए 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो दी गई है, ठीक है। जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता है उसके पास में, ठीक है, वो सभा कर सकता है, भारत के किसी भी भाग में भ्रमण कर सकता है, ठीक है, वहां पे बस सकता है और वहां पे किसी भी प्रकार का व्यवसाय खोल सकता है, ठीक है। अभिव्यक्ति, भाषण, संघ बनाना, सभा करना,
ब्राह्मण, वैश्य, व्यवसाय, ये सभी अनुच्छेद 19 में दी गई है। ठीक है। स्वतंत्रता की एक सटीक परिभाषा भी बताई गई, वो ये है कि हमें ये जितनी भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है ना, हमें इनका ऐसे उपयोग करना चाहिए कि जिससे किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचे और कानूनी व्यवस्था को ठेस ना पहुंचे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, हमें यह स्वतंत्रता है कि हम भाषण दे सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इस भाषण, इस अभिव्यक्ति में आप किसी को गाली गलौज करते हैं, ठीक है, देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश में हिंसा या दंगा फैलाने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली ये तो स्वतंत्रता हुई नहीं ना। तो क्या होगा, आप पे प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा और इससे दूसरों की स्वतंत्रता भी हानि होगी इससे। तो ये एक परिभाषा है कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है ऐसे प्रयोग करो दूसरे को नुकसान ना हो। आपने वो जो हानि का सिद्धांत सुना था ना, कुछ वैसा ही है। फिर अनुच्छेद 20 आ जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है, ठीक है ना, कोई कुछ भी जुर्म कर दिया, बैंक रॉबरी कर दिया या वट एवर, उसने जो भी एक अपराध किया है, तो उस अपराधी को, उस व्यक्ति को भी संरक्षण प्रदान करने का अधिकार है। मान लेते हैं उसने बैंक रॉबरी किया 100 करोड़ की, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है इसको खुला छोड़ दो, जो कर्जदार जिनके पैसे थे बैंक में उसे मार डालेंगे, नहीं, उसको भी सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि यही है हमारा जीवन जीने का अधिकार। अर्थात कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 22 आ जाता है, किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी, हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। वही बात होगी अनुच्छेद 20 के दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है। तो ये स्वतंत्रता की बातें रही। अब किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना इस बात को। ठीक है। चलिए अब इन सभी को इंग्लिश में देखते हैं कि राइट्स नॉट ओनली इम्पोज obligations on the state to act in certainly way, for example to ensure sustainable development, but they also impose obligations on each of us. How? Explain with example. तो ये हमारे सामने पॉइंट है, आप सभी इसको पढ़ सकते हैं इजीली। देखो हिंदी में मैं आपको समझाता चलूंगा, इंग्लिश में पॉइंट आपको दिखा, ठीक है। एंड सेकंड है, आपको डिस्क्राइब करना है राइट टू फ्रीडम को, स्वतंत्रता के अधिकार को। तो देख सकते हैं कितने आर्टिकल में क्या क्या बातें कही हैं, क्या मीनिंग है इसका और क्या क्या, ये सारी चीजें कंप्लीट। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संघवाद की इन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो आ जाइए भारतीय संघवाद की विशेषताओं का वर्णन करते हैं एक करके। ओके। तो ठीक है, एक बार पहले से अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि जब बॉक्स में आ जाता है ना तो आपका एकदम जो क्या बोलते हैं फोकस पहुंच जाता है। चलिए देखिए, भारत का जो संविधान है इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया। ठीक है। तो राज्यों का संघ यानी कि जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा राज्य मिलकर जब एक देश को बनाते हैं उसको बोलते हैं राज्यों का संघ। ठीक है। तो भारत में तो ऑलरेडी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये क्या है, ये राज्यों का एक संघ है। ये बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद नंबर 1 में। ठीक है। भारतीय समाज में क्षेत्रीय व भाषाई विविधता बहुत है। अर्थात आप देखेंगे भारत में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक विभिन्न भाषाओं को, धर्मों को, जाति को, संस्कृति को मानने वाले लोग रहते। तो ऐसे में संघवाद के जरिए इन सभी एरिया का, इन सभी क्षेत्रों का उनको अपने ऊपर शासन करने का मौका मिलता है। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनेक नेता यह चाहते थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियां या जो विषय हैं इनको केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर बांटा जाए। अर्थात देखो, जब हमारा भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ था ना, उससे पहले भी, आजादी से भी पहले, भारतीय संविधान बनने से भी पहले ये बात डिसाइड कर दी गई थी कि अंग्रेज जैसे हम पे शासन कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं चलेगा। हम शासन इस तरीके से करेंगे, हम शक्तियों का विषय को ऐसे बांटेंगे कि कोई एक गवर्नमेंट पूरे सेंटर यानी कि पूरे देश को संभालेगी और कुछ जो है वो प्रांतीय होंगे, यानी कि हर एक राज्य की अपनी अपनी सरकार। ठीक है। तो ये बात थी। भारतीय संघवाद के अनुसार भारत में एक तो है संघीय सरकार, ठीक है, दूसरी है राज्य सरकार, और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इन केंद्र शासित प्रदेशों को भी संभालती है।
भारतीय संविधान में सभी शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया है। केंद्र की क्या शक्ति है, राज्य की क्या शक्ति है, सारी के सारी। अब जैसे मान लेते हैं भारत की केंद्रीय यानी कि संघीय सरकार, तो इसके अंडर में तो पूरा का पूरा देश ही आ जाता है, ठीक है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे कि विदेश नीति, सुरक्षा, कानूनी व्यवस्था, ये सारी चीजें होती हैं। वही प्रांतीय सरकार आ जाती है, जिसके अंदर उसका प्रांत आता है, लाइक जैसे अभी के टाइम पे यूपी में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल जी की है, आपकी सरकार है, तो ये चीजें आ जाती है इसमें, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है, वेस्ट इंडीज में, नाइजीरिया में, अमेरिका, जर्मनी संघवाद तो यहाँ पे भी है, लेकिन भारत के संघवाद से अलग। और क्यों अलग है, यही विशेषताएं हैं यहाँ पे। ओके, अगर कभी केंद्र और राज्य के मध्य में कोई टकराव भी हो जाता है, तो हमारे लोकतंत्र का जो तीसरा स्तंभ है, न्यायपालिका, वो बैठा हुआ है इसको सुधारने के लिए, ठीक है। तो ये न्यायपालिका कर देती है इनके बीच के विवादों को सॉल्व कर देती है, ठीक है बच्चों। तो ये भारतीय संघवाद की कुछ विशेषताएं रही। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। वॉइस में थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि अभी के टाइम में माइक में थोड़ी दिक्कत है, बट डोंट वरी, आपको समझाऊंगा तो अच्छी तरीके से। डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो पहले आर्टिकल 1 की बात करेंगे, और ये एमसीक्यू में आ सकता है, किसमें राज्यों का संघ कहा गया है, ये चीजें हैं, ठीक है। इन पॉइंट को आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन के अंदर से आपके 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन और 6 नंबर का एक क्वेश्चन निकल के आता है तो 4 नंबर का, लेकिन ये भी निकलेंगे कैसे। क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। अब कहोगे अरे सर जी, हमने तो स्थानीय शासन पढ़ा था, ये पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो जो स्थानीय शासन की परिभाषा है वो सेम इसी की है, बस नाम अलग है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। 3 प्रकार की जो हमने पंचायतें पढ़ी थी ना, उसी के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था। तो ये क्या है, तो गांव और जिला स्तर के शासन को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय शासन, और इसी को पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है, ये आम आदमी, गांव के लोगों का सबसे नजदीक का शासन है। और इस पंचायती राज व्यवस्था में, स्थानीय शासन में, जनता की प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं उनको बहुत ही जल्द और कम खर्च में आसानी से सॉल्व कर दिया जाए। इसके लिए स्टेट के पास में या फिर सेंटर के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में। ओके, तो त्रिस्तरीय ढांचे में आप देखेंगे, मैंने बस छोटे छोटे पॉइंट लिए हैं, ठीक है। जब 6 नंबर का आएगा ना, तो आपको सारी बातें अच्छे से समझाऊंगा। वेल, अभी छोटे छोटे पॉइंट हैं। पहला है बच्चों जिला पंचायत, ठीक है। जिला पंचायत क्या करती है, अगर त्रिस्तरीय ढांचे का हम इस तरीके से अगर एक पायदान बनाए, तो सबसे टॉप पे आती है हमारी जिला पंचायत, फिर आती है प्रखंड यानी कि तालुका, फिर आती है ग्राम पंचायत। तो वही पॉइंट यहाँ पे भी है। जिला पंचायत पिरामिड के सबसे ऊपरी पायदान पर होती है, जिसके दायरे में पूरा का पूरा एक जिला आता है, ठीक है। और यह जिले की पंचायत व्यवस्था के कार्यों का पर्यवेक्षण और विकास के कार्यों को समन्वित करती है। यानी कि इसके अंदर में जो पंचायत है, लाइक प्रखंड है, तालुका है, ग्राम सभा है, ये उनका निरीक्षण करती है, पर्यवेक्षण करती है, विकास में सहायता करती है। ओके, अब यहाँ पे दूसरा आ जाता है प्रखंड या तालुका पंचायत, ठीक है। तालुका पंचायत, ये पंचायत बेसिकली एक ब्लॉक स्तर पर गठित होती है, ठीक है। इसका कार्य होता है 2 गांवों के बीच में आग लगना, बाढ़, कोई भूकंप आ जाना, किसी प्रकार की 2-4 गांव में महामारी का हो जाना, तो ये उसमें सहायता करती है। फिर तीसरी आती है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। इसके बारे में तो आपको पता ही है, ग्राम पंचायत के दायरे में कई बार एक ही गांव होता है, कई बार एक से ज्यादा गांव भी होते हैं। और इसका प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है, या फिर इसको मुखिया बोलते हैं, सरपंच या मुखिया। इसका काम क्या है ग्राम पंचायत का, तो ये ग्रामीण आवास निर्माण करती है, आबादी क्षेत्र बनाती है, ठीक है, पशुपालन करती है, मतलब पशुपालन के लिए फंड मुहैया कराती है, खुद भी करती है, दुग्ध पालन, मुर्गी पालन, इन सभी को प्रोत्साहन देती है, ठीक है। खुद नहीं, मतलब प्रोत्साहन देती है। पेयजल को सुरक्षित करना, सड़क पुल बनवाना, इन घाट का निर्माण वगैरह करना, और भी बहुत सारी बातें हैं, तो वो सभी कार्य ये करती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। तो अच्छा, ये लीजिए, यहाँ पे समझ में आ गया पंचायती राज व्यवस्था और इसका त्रिस्तरीय ढांचा। इंग्लिश में बात करते हैं, तो व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम, डिस्क्राइब द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो क्या है पंचायती राज सिस्टम, यहाँ से पढ़िए। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक और तालुका पंचायत, एंड ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ठीक है। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 22।
ये क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा 4 में गया है। क्वेश्चन क्या है? समानता क्या है? समानता के 3 आयामों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आइए समझते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों की समानता क्या होती है। देखिए, जैसा कि नाम से पता चलता है, समानता अर्थात समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ में वर्ग के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग, क्षेत्र, धर्म, इवन आर्थिक स्तर के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होना और समाज में उपलब्ध सभी अवसर सभी व्यक्ति को समान रूप से मिले, इसको समानता बोलते हैं। यानी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो किसी के साथ में, ठीक है ना? इन सभी आधार पे। ओके, अब इसके आयाम क्या क्या? तो समानता के बेसिकली देखो 3 आयाम। सबसे पहला राजनीतिक समान, इसके अंदर क्या आता है? इसमें सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना शामिल है। समान नागरिकता कैसे? जैसे कि जब हम नागरिकता देते हैं किसी व्यक्ति को अपने देश की, तो उसे मतदान करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, अपने देश के बारे में, अपने बारे में अच्छा बोलने का अधिकार, ये सभी स्वतंत्रता उसे मिल जाती है, क्योंकि किसके अंतर्गत आती है? राजनीतिक समानता। नागरिक मतदान कर सकते हैं, मतदान के साथ में अपने सरकार को चुन सकते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं, इवन वो चाहे तो स्वयं भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है? और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, तो इसको बोलते हैं राजनीतिक समानता, ठीक है? अब दूसरी आती है बच्चों यहाँ पे आर्थिक समानता। ये क्या करती है? आर्थिक समानता का जो लक्ष्य है वो ये है कि वर्तमान में जितने भी धनी लोग हैं और निर्धन लोग हैं, इनके बीच में एक खाई है। कैसी खाई? जहां धनी व्यक्ति एक दिन का 10,000 रुपए कमाता है, एक दिन की मैं बात कर, वही निर्धन व्यक्ति को 10 रुपए तक कमाने का मौका नहीं मिलता है। तो ये जो है ना 10 रुपए 10,000 के बीच की खाई, आर्थिक समानता का लक्ष्य ही यही है, इसको कम कैसे किया जाए, जिसके लिए वो काम भी करती रहती है। लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका देती है, अर्थात सभी को समान अवसर मिले, अगर वो योग्यता रखते हैं तो आसानी से वो जो है धनी बन सकते हैं, यानी कि कार्य करेंगे, पैसा मिलेगा तो हालत सुधरेगी उनकी। सरकार के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी प्रकार की बेरोजगारी ना हो और योग्यता के अनुसार सभी व्यक्तियों को व्यवसाय मिले, ऐसी स्वतंत्रता कायम रहे। ये भी बात है। तो ये आर्थिक समानता के अंतर्गत आता है। अब तीसरा है बच्चों सामाजिक समानता। देखो, सामाजिक समानता बेसिकली कैसी समानता? जो इसका अर्थ है, अर्थात वह समाज जहां पर किसी व्यक्ति के साथ में जन्म, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पे जब भेदभाव नहीं होगा, वहां पर बोलेंगे कि यहाँ पे सामाजिक समानता है, ठीक है? विभिन्न समूह और कई प्रकार के जो समुदाय हैं, इन सभी लोगों के पास में संसाधन तक पहुंचने के अवसर जो है वो बराबर मिले। यानी कि मान लेते हैं जो जातिवाद है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे कि तुम राजपूत हो, प्रजापति हो, ठीक है ना, तो तुम्हें ये संसाधन मिलेंगे, ठीक है? अगर तुम चमार या फिर कोई भी और जाति है जो निचली जाति, दलित वगैरह हो गए, ठीक है, अल्पसंख्यक हैं, तो तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? समाज में सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीजों की पर्याप्त, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा हो गया, शिक्षा, पोषक आहार, न्यूनतम वेतन की गारंटी, ये सभी जो है सामाजिक समानता में शामिल होनी चाहिए, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट था। आई होप समानता क्या है? 3 आयाम, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, समझ गए होंगे। इंग्लिश में आ जाता है व्हाट इज सिमिलैरिटी। व्हाट इज सिमिलैरिटी, यानी कि सिमिलैरिटी इज मीन इक्वालिटी क्या है? तो ये इक्वालिटी है। इसके बेसिकली 3 डायमेंशंस क्या हैं? तो सबसे पहले पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, सेकंड इकोनॉमिकल, एंड थर्ड है आपकी सोशल इक्वालिटी। तो ये पॉइंट है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके, तो अब हम बात करते हैं 4 नंबर के अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। वेल यहाँ पे नीचे वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए यही वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन ये है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता जो यूरोपीय देश यानी कि पश्चिमी जो देश हैं, इनकी धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार से भिन्न है? अपने उत्तर के समर्थन में उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। आइए समझते हैं। यानी कि आपको क्या बताना है? धर्मनिरपेक्षता का आपको यूरोपीय मॉडल, यानी कि यूरोपीय मॉडल का मतलब हो गया अमेरिकी मॉडल, वो बताना। तो क्या मॉडल है भाई? तो ये पश्चिमी मॉडल ये कहता है कि धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। अर्थात राज्य जो है वो धर्म के मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी और धर्म राज्य सत्ता के मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है?
फिर बारी आती है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में ये कहा गया कि राज्य समर्थित सुधार के लिए कोई जगह नहीं, अर्थात राज्य जो है वो किसी भी प्रकार का धार्मिक सुधार नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में न केवल धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता, बल्कि अल्पसंख्यक और सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आजादी भी देता है। अर्थात भारत में ये तो चीज 100% है कि ना कभी राज्य किसी भी धार्मिक गतिविधि में या फिर किसी भी धार्मिक किसी भी धर्म को धार्मिक संस्था को बेसिकली प्रोत्साहन देगा, और ना ही जो धर्म है वो राज्य के बीच में आएगा। ठीक है, ये तो बात है ही। साथ ही भारत की धर्मनिरपेक्षता ये भी कहती है कि भारत के जितने भी अल्पसंख्यक हैं, इवन जो लोग हैं, वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी पे कोई प्रश्न नहीं। दूसरी बात, भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। अर्थात अगर ऐसा देखा गया कि आप बिना किसी मतलब के दूसरे धर्म का विरोध कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा फैला रहे हैं, तो डेफिनेटली भारतीय सरकार उसमें इंटरफेस करेगी और आपको उसके लिए दंडित भी करेगी। ओके, उसके बाद ये है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को खुद अपनी समस्या खोजने का अधिकार दिया है तथा राज्य सत्ता के द्वारा सहायता भी मिल सकती है, ये भी कहा। अर्थात भारतीय संविधान ने यह कहा कि जितने भी अल्पसंख्यक है ना, वो अपनी समस्याओं को हमें बता सकते हैं और जहां तक होगा हम उसके लिए आपकी मदद भी करेंगे, ये बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, इसके बाद में एक शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द। ठीक है, और जब ये शब्द जोड़ा गया तो भारत एक पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। उसके बाद में यहाँ पे और भी बातें, जैसे कि मौलिक अधिकारों में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, हमें समानता का अधिकार दिया गया है, हमें शिक्षा और संस्कृति का भी अधिकार दिया गया है। तो ये कुछ बातें हैं। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हाँ, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और यूरोप की धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में क्या क्या डिफरेंस है। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या कि हाउ इज इंडिया सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द सेक्युलरिज्म ऑफ यूरोपियन कंट्रीज और द वेस्ट। गिव सुटेबल एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। तो पहले यूरोपियन मॉडल की बात करेंगे, फिर इंडियन मॉडल की बात करेंगे और आपके सामने ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इस तरह से हमने अपना जो सेक्शन सी था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर डी, और इस सेक्शन नंबर डी के अंदर हमारे पैसेज, कार्टून और मैप, ये वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो 24 जो है ये हमारा है एक पैसेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप चाहें तो पैसेज को पढ़ें, चलिए हम भी पढ़ ही लेते हैं ताकि क्वेश्चन भी हमें पता चल जाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की समानता की अमेरिका प्रणाली का पालन करें तो क्या होगा। 1998 12 लाख की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को सिक्किम के बराबर सीटें मिलेंगी। ठीक है, और जिसकी आबादी केवल 6.10 लाख है। संविधान निर्माता ऐसी विसंगति को रोकना चाहते थे। अधिकतर जनसंख्या वाले राज्यों को कम जनसंख्या वाले राज्यों की तुलना में अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश जैसा जो अधिक आबादी वाला राज्य है उसमें राज्यसभा में उसकी 31 सदस्य भेजता है, जबकि सिक्किम से छोटे और कम आबादी वाले से एक ही सीट जाती है मुश्किल से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, राज्यसभा भारतीय संसद का डैश सदन। तो राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा जो है ये एक उच्च सदन है। कैसा है? उच्च सदन है। और अरे कहाँ चला गया, एक सेकेंड। ठीक है, अगर ये पूछा जाता कि जो लोकसभा है वो कैसा सदन है, तब हम बताते वो निम्न सदन, क्योंकि लोकसभा में हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ठीक है, तो देखो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। कैसे? क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको चुना जाता है 6 वर्षों के लिए। तो आंसर तो कंप्लीट हो गया। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राज्यसभा के
जो 1/3 सदस्य हैं इनका चुनाव कितने वर्षों में होता है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे कि इनका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। ठीक है, चलिए अब ये है 24.3 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में राज्यसभा के लिए अधिक सदस्य होंगे? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक है गोवा, सिक्किम, पंजाब और त्रिपुरा। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो राज्य की जनसंख्या होती है इसके आधार पर तय की जाती है। 2022 की जनगणना के अनुसार देखें तो जनगणना के अनुसार जो पंजाब है इसकी जनसंख्या कितनी है, ये गोवा की जनसंख्या है ये, और सिक्किम की मात्र है इतनी, और त्रिपुरा की है इतनी। ठीक है, इसलिए पंजाब में राज्यसभा के लिए अधिक सदस्य होंगे। पंजाब में 7 होंगे, गोवा में 3 होंगे और त्रिपुरा से मात्र 1 ही होगा, सिक्किम से भी 1 होगा। तो सबसे ज्यादा कहां से आया? पंजाब से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब फोर्थ क्या है कि भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली को अपनाया गया है? ये तो सिंपल सा है सर जी, कौन सी है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो प्रणाली है हमारी चुनावी प्रणाली, सबसे अधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली, ये हमारे भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, आपको कमेंट में लिखना है क्वेश्चन नंबर 24 और बताना है कि ये जो प्रणाली है वो किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, कमेंट में सारे बच्चे जरूर बताना। चलिए, तो ये राज्यसभा के बारे में कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है इंग्लिश मीडियम में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, राज्यसभा जो है वो एक हाई हाउस है इंडियन पार्लियामेंट का। 6 महीने के लिए ये चुने जाते हैं और पंजाब से ज्यादा सदस्य होंगे। एंड जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, ये वाला पॉइंट। चलिए अब कार्टून वाला क्वेश्चन आता है 25। कार्टून दिया गया है हमें, ये देख सकते हैं, एक महिला जो डांट रही इस तरीके से, आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ठीक है, आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वह सोचता है कि वह झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है, कुछ ये बात। क्वेश्चन, ओहो, मैं इसका आंसर लिखना भूल गया। चलिए कोई नहीं, फिर भी मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके आंसर मैं आपको पार्ट 3 में प्रोवाइड कर पाता हूँ। ठीक है, पार्ट जो 3 रहेगा उसमें बता। क्वेश्चन पहला क्या है कि इस कार्टून में राजनीति के किस प्रभाव को उल्लेख किया जाता है? तो राजनीति की सिंपल सी बात है, यहाँ पे चुनाव के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मंत्री वगैरह बैठे हुए हैं और ये महिला लेके अपने बच्चे को, जो कि क्या कह रही है कि ये जो तुम राजनीति कर रहे हो, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, तुम्हारे काम काज से इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि राजनीति के नकारात्मक प्रभाव। तो हम क्या लिख देंगे? निगेटिव प्रभाव की बात की जा रही है। राजनेता के कृत्यों के प्रभाव में कौन है, यानी कि राजनेता के कार्यों के प्रभाव में कौन है? तो कौन है भाई? आम जनता है, हम आम पीपल्स। ठीक है, वर्तमान में राजनीति में नैतिकता की क्या भूमिका है? तो नैतिकता का तो खैर कोई ज्यादा मतलब ही नहीं है वर्तमान में। ठीक है, हालांकि भूमिका जरूर है, जैसे कि नैतिकता की वजह से ही बहुत सारे जो कार्य हैं वो जो प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, वो इनको करते हैं। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर सीएम वगैरह हो गए, और भी कुछ बातें आती हैं। तो ये कुछ पॉइंट, ठीक है। चलिए ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 4 नंबर का एक मैप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना, आपके एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम में 4 नंबर का एक मैप भी जरूर आएगा। ध्यान से समझिए, देखिए इस बार का आपका जो मैप है वो 12th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। कैसा मैप है भाई? आपको पता है, एक मैप दिया जाएगा जिसमें टोटल 4 राज्य ABCD से अंकित किए हुए रहेंगे और आपको 4 तरह की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, उसी जानकारी के हिसाब से आपको इनको देखना है और ये देखना है कि उस जानकारी के हिसाब से कौन सा राज्य सही है, और फिर उसके जो सामने लेटर लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ये देख सकते हैं, अंकित किए हुए 4 जगह हैं ABCD। अब इन्हीं ABCD के बारे में आपसे ये 4 जो है वो जानकारी दी गई है, और इन जानकारी के आधार पे आपको देखना है क्या है क्या नहीं, और फिर आपको आपकी जो आंसर शीट मिलेगी, ठीक है, आंसर शीट, उसमें आपको एक टेबल बनानी है। ठीक है, क्या टेबल बनानी है? टेबल इस तरीके से बनानी है, क्रम संख्या, संबंधित अक्षर और राज्य का नाम, जैसे पेपर में बनी होगी। और फिर जो जानकारी हमें दी गई, ठीक है, जैसे कि ये हमारी पहली वाली जानकारी है। पहली वाली जानकारी के लिए मान लेते हैं ऑप्शन हमारा जो है
यहाँ पे डी पे जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि हमारा यहाँ पे डी है, संबंधित क्षेत्र का नाम कर्नाटक है, इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको भर के बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ओके, जैसे पहली जानकारी ये है कि भारतीय द्विसदनात्मक विधानसभा वाला राज्य, और ये उत्तर भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो उत्तर भारत में कौन सा है भाई, उत्तर भारत में हमारा ये ए वाला। तो पहली जानकारी के लिए अक्षर क्या हो गया, ए हो गया हमारा। ओके, आइए भर देते हैं। अक्षर है हमारा ए और राज्य का नाम है बच्चों उत्तर प्रदेश। दूसरा जाता है दक्षिण भारत में द्विसदनात्मक विधानसभा वाला राज्य। तो आइए देखते हैं, दक्षिण भारत में द्विसदन विधान, ये रहा देखो, ये है हमारा डी, और डी क्या है, डी है हमारा कर्नाटक। ओके, तो अक्षर क्या हो गया हमारा, डी हो गया, और राज्य का क्या नाम हो गया, राज्य का नाम हो गया कर्नाटक। कंप्लीट। फिर बात आती है उत्तर भारत में एक सदनीय विधानसभा वाला राज्य, यहाँ पे एक ही सदन है, तो वो कौन सा है यहाँ पे, ये रहा देखो बी वाला। ठीक है, और बी क्या है, बी है हमारा पंजाब। तो लिखेंगे फिर से वही बी, और राज्य हमारा पंजाब। अब बचता है हमारा आखिरी दक्षिण भारत का एक सदनीय विधानसभा वाला राज्य, तो वो ये रहा सी, यानी कि ये चौथा बेसिकली हमारा। ठीक है, और सी क्या है, ये है केरल। तो लिखेंगे सी, और राज्य का नाम यहाँ पे आ जाता है केरल। इस तरीके से आपको मैप भरना है अपने पेपर। ठीक है बच्चों, तो मैप आपको भरना आ गया ना अच्छे तरीके से। नया मैप आपको कैसे भरना है, फिर इंग्लिश में आ जाते हैं कुछ ये चीज। वेल, अब यहाँ पे आएगा हमारा सेक्शन नंबर ई, जिसके अंदर 6 नंबर के टोटल हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अथवा मिला के 8 क्वेश्चन। तो इसको समझेंगे हम पार्ट 3 की वीडियो में। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, और इसी आई बटन में आपको आपके पॉलिटिकल्स के 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर का भी लिंक मिलेगा, वहीं से देखना। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सर जी एक ही तो लाइक करते हैं, कोई नहीं, आप एक ही लाइक करो, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि आप जैसे मूवी सैंपल पेपर को समझ सकें, देख सकें, पढ़ सकें, तैयारी कर सकें। और बता देना कि भाई 10 सैंपल पेपर आने वाले हैं, यहाँ पे अच्छी तैयारी हो जाएगी, पढ़ लियो यहाँ से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।